Alright class, in this video we are going to solve, it's your Feb March 2023 paper 970942, it's your pure paper 4 mechanics. Already starting with the first one, a crate of mass 200 kg is being pulled at a constant speed along a horizontal ground by a horizontal rope attached to a winch. The winch is working at a constant rate of 4.5 kilowatt, that is a power, and there is a constant resistance to motion to the crate of magnitude 600 Newton. Find the time that it takes for the crate to move a distance of 15 मीटर. तो ऐसा हो रहा है कुछ कि आपके पास एक क्रेट है और उसका आपको मास पता है, दैट इज़ 200 kg. ठीक है, उसको आपने पुल किया एट अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग हॉरिजॉन्टल ग्राउंड बाय अ हॉरिजॉन्टल रोप अटैच टू अ विंच. तो आपने इसको एक रोप से खींचा, ठीक है ना. हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो हम इसको हॉरिजॉन्टल ही बनाते हैं. ये हो गया. द विंच इज़ वर्किंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 4.5 किलोवाट. तो आपके पास पावर आ चुकी है, इट्स 4.5 किलोवाट, दैट मीन्स 4.5 टाइम्स 1000 एंड इट इज़ इक्वल्स टू 4500 वाट. ये आ गई आपकी पावर. एंड देयर इज अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू मोशन, और यहाँ पर आ रही है एक रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस कितनी है आपके पास 600 न्यूटन की. ठीक है बेटा. फाइंड द टाइम, आपको टाइम फाइंड करना है, और आपके पास डिस्टेंस कितना है कि जब इसने 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा उस वक्त टाइम क्या होगा, उस वक्त कितना टाइम इसने लिया होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है. बिल्कुल यहाँ पर पावर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. पावर की ऑर्डर पावर इज हमारे पास फोर्स टाइम वेलोसिटी, राइट. आपको पावर मिल चुकी है, इट्स 4500 इज इक्वल्स टू फोर्स. हमारे पास जो रेजिस्टेंस फोर्स है दैट इज 600 न्यूटन टाइम्स वेलोसिटी. वेलोसिटी हमें नहीं पता, तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं इजीली. दैट लीड्स टू 4500 डिवाइडेड बाय 600. आपके पास वेलोसिटी आ गई 7.5. velocity is 7.5 meter per second. Now in the question it clearly states that we have a constant speed, right. For constant speed हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, we can apply that s is equals to velocity times time. Distance is given, that is 15. Velocity we had find out, it's 7.5 and the value for t is unknown. So after division you can get the value of t, it's 2 seconds, and that is your first part answer. Alright. After that, the rope breaks after the crate has moved 15 meter. Find the time taken after the rope breaks for the crate to comes to rest. Now that is the key word. If it comes to rest, that means the final velocity it will be equals to 0. हम ये कह सकते हैं that v is equals to u plus at. Alright. अब यहाँ पर आपको u मालूम है that it's 7.5 जो हम निकाल चुके थे. So u is 7.5. वेलोसिटी फाइनल हमारे पास 0 हो जाएगी, वो रेस्ट पर आ जाएगा. अब यहाँ पर इशू आ रहा है हमारे पास एक्सेलरेशन निकालने का. अगर हमें a मिल जाए तो हम आराम से t निकाल सकते हैं, ठीक है ना. अब a के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे फॉर a, यहाँ पर वर्किंग करवा रहा हूँ मैं. अब हम यूज़ करेंगे f इज इक्वल्स टू एम ए, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है, एकदम से वो टूट गया. ठीक है, एकदम से एक ऑब्जेक्ट जा रहा था, उसको रोप खींच रही है, एकदम से जब रोप टूट जाएगी इसका मतलब ये हुआ कि अब ड्राइविंग फोर्स जो थी वो हो गई उसकी 0 माइनस रेजिस्टेंस फोर्स जो उसकी लग रही है वो आपको दी हुई है उसमें, दैट इज 600 न्यूटन गिवन इन द क्वेश्चन, इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉक्स मेरे पास है 200 kg, तो मास की जगह आ जाएगा 200, और एक्सेलरेशन मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये जो एक्सेलरेशन आपकी आ जाएगी, यू नीड टू प्लेस दैट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन हेयर. सो दैट लीड्स टू 7.5 माइनस 3t. ऑलराइट, तो ये 7.3t उधर भेज दें आप, दैट लीड्स टू 3t इज इक्वल्स टू 7.5 एंड डिवाइड कर लेंगे आप. 7.5 डिवाइडेड बाई 3, it is equals to 2.5. So the value for time is 2.5 seconds, and that is your answer. I guess that this part clears to you. Moving towards the next question. A particle P is projected vertically upwards from horizontal ground with the speed 15 meter per second. Find the speed of P when it is 10 meter above the ground. तो क्या हो रहा है भाई, हमारे पास एक पार्टिकल है, इट्स P, और हमने क्या किया, इसको हमने अपवर्ड थ्रो कर दिया. ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये पार्टिकल अब हवा में ट्रैवल कर रहा है. फाइंड द स्पीड ऑफ पी व्हेन इट इज 10 मीटर्स अबव द ग्राउंड.
तो जब ये ग्राउंड से लेट सपोज यहाँ पर आएगा 10 मीटर का डिस्टेंस होगा, उस वक्त इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, ये तो मुझे पता लग रहा है कि उसकी स्पीड 15 से कम होगी, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यूँ कर सकते हैं s इज इक्वल्स टू v2s, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ऑलराइट, क्योंकि वो ऊपर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दैट मीन्स द एक्सेलरेशन इज -10। द वैल्यू फॉर s इज गिवन, इट्स 10 मीटर अबव द ग्राउंड है। v स्क्वायर मुझे नहीं पता, बट द वैल्यू फॉर u स्क्वायर इट्स 15 स्क्वायर। करते हैं इसको, तो ऑन माई लेफ्ट साइड इज 10 10s आर 100, सो दैट लीड्स टू -200। 15 स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 225 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, 25 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर एंड द वैल्यू फॉर वी इट्स +5 मीटर पर सेकेंड। जब ये ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पर होगा, उस वक्त जो स्पीड होगी दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। टू दैट मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, at the same instant that P is projected, a second particle Q is dropped from a height of 18 meter above the ground in the same vertical line as P. Find the height above the ground at which the two particles collide. Alright, अब कहानी कुछ ऐसी चल रही है कि हमने एक पार्टिकल को, जिसका नाम हमारा P था, उसको हमने ऊपर हवा पे ऐसे फेंका था, उसकी स्पीड आपको पता थी। उसी टाइम पर एक सेकंड पार्टिकल जो कि यहाँ था, किसी हाइट पर था, उसने हाइट दी हुई है 18 मीटर की। ऑलराइट, ग्राउंड से 18 मीटर की हाइट पर एक पार्टिकल आपके पास था Q, और आपने उस Q को क्या किया, आपने ड्रॉप कर दिया। तो ये Q ऐसे ड्रॉप होने लगा, ठीक है, अबव द ग्राउंड इन द सेम वर्टिकल लाइन। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में, Q एंड P आपस में कोलाइड हो जाएंगे। जब ये कोलिजन होगी, फाइंड द हाइट, अच्छा जब ये कोलिजन होगी उस वक्त ग्राउंड से हाइट क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं हाइट की इक्वेशंस। कैसे बनाएंगे भाई, अभी मैं बात करता हूँ पार्टिकल P की। अच्छा जी, पार्टिकल P की जो आपकी स्पीड थी दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट्स 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपने P को फेंका ऊपर, ऑलराइट, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी डिस्टेंस की, तो यू कैन से दैट s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड द वैल्यू फॉर a इट्स -10, इट्स t स्क्वायर। तो आपके पास आ रहेगी इक्वेशन 15t माइनस 5t स्क्वायर फॉर s ऑफ p। p ये डिस्टेंस हाइट कवर करेगा, ठीक है। अब देखिए q, अगर हम q की बात करें तो q इस वक्त एक हाइट पर है जो कि q ग्राउंड से 18 मीटर ऊपर है, ऐसा ही है ना। जब ये टाइम बढ़ना शुरू होगा तो q की हाइट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो उसकी हाइट पहले 18 थी, फिर 17, 16, 15 ऐसे होना शुरू हो जाएगी। तो q की हाइट जो होगी वो कम होगी। अभी हम सिर्फ ये बात करते हैं कि यार Q की इक्वेशन क्या बनेगी, सेम वर्किंग फार्मूला, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही अप्लाई किया हमने। क्योंकि Q स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो ये आएगा S ऑफ Q इज इक्वल्स टू 1/2a हो जाएगा इसका 10, तो दैट लीड्स टू 5t स्क्वायर। ये तो है, लेकिन Q की हाइट हमारे पास कम होगी, तो हमारे पास जो फाइनल SQ का आंसर आएगा वो आएगा 18 माइनस 5t स्क्वायर। जब टाइम 0 था तो Q 18 था, जब टाइम 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 18 माइनस 15 13, तो Q कहीं यहाँ कहीं होगा, 13 पर होगा। तो ये मतलब है इस बात का। अब मेरे पास ये आ गई इक्वेशन ऑफ SQ, ये आ गई SQ और ये आ जाएगी SP, ठीक है बेटा। जब कोलिजन हो गया, अब ये दोनों हो गए कोलाइड। जब दोनों कोलाइड हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई SP बराबर हो गया SQ के, दोनों कोलाइड हो गए, दोनों का डिस्टेंस सेम हो जाएगा। तो आपके पास SP क्या हो जाएगा, SP इज 15t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल्स टू SQ क्या है, 18 माइनस 5t स्क्वायर। ट्राई कर लेते हैं हम, तो 5t स्क्वायर और 5t स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, 15t इज इक्वल्स टू 18, और t का आंसर आ जाएगा आपके पास 6/5, ऑलराइट, 6 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 1.2, ऑलराइट। तो आपके पास टाइम की वैल्यू आ रही है 1.2 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जब टाइम की वैल्यू 1.2 सेकेंड थी तो इनका कोलिजन हो गया होगा, ठीक है ना। अब मुझे तो फाइंड करनी है हाइट कहाँ से भाई, मुझे तो ग्राउंड से फाइंड करनी है। ग्राउंड का मतलब ये हो गया कि मैं SP की हाइट निकालूंगा। तो जब कोलिजन हुआ होगा तो उस वक्त आपकी हाइट क्या हो जाएगी, दैट इज 15t माइनस 5t स्क्वायर। ग्राउंड की हाइट तो यही बता रही है हमें, तो ये आएगा 15, t क्या है भाई 1.2,
माइनस 5 1.2 टाइम्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो 1.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, अब आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 1.2 एंड माइनस आंसर। तो उस वक्त जो आपकी हाइट है दैट इज इक्वल्स टू 10.8 और ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। वैसे आप इसकी वैल्यू टाइम की किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर दें, एस पी या एस क्यू की, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, a particle moves in a straight line starting from the rest at point O. The acceleration of the particle at time t seconds after leaving O is a meter per second square, where a is given. Find the speed of the particle when t is equals to 9. ऑलराइट, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीड और आपके पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 4t⁻1/2। अगर मुझे एक्सेलरेशन से स्पीड चाहिए सो आई नीड टू इंटीग्रेट इट, राइट? सो वी नीड टू अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। So integral of a, it is equals to velocity times 4t. For integration we need to add 1 in the power, so 1 upon 2 plus 1, it's 3 upon 2 divided by whole power 3 upon 2 and plus c. Alright, so if you simplify it will be 2 4s are 8, 8t to the power 3 over 2 divided by 3 plus c is equals to v. For c we need to read the question again. A particle moves in a straight line from rest. That means at t equals to 0, v equal to 0, right? जब t की वैल्यू 0 होगी तो v की वैल्यू भी 0 होगी और इसकी वजह से आपके c का आंसर भी 0 आ जाएगा। So you got the value for velocity expression, it's 8t power 3 over 2 divided by 3. Now it says find the velocity, find the speed when t equals to 9. So at t equals to 9 you need to place the value of t here. So v is equals to 8t times 3 over 2 divided by 3 and the value for t is 9. So 9 to the power 3 upon 2, it's 1.5 times 8 and divided by 3. So it's 72. So the value for velocity speed is 72 meter per second at time is 9. So that is your first part answer. The next one. Find the time after leaving O at which the speed in meters per second and the distance traveled in meters are numerically equal. क्या इक्वल कह रहा है भाई? वो टाइम आपको फाइंड आउट करना है जब आपकी स्पीड और आपका डिस्टेंस दोनों ही बराबर हो जाए, तो वो टाइम की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ऑलराइट, तो ज़रा दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वी हैव द वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन, इट्स, अच्छा वी हमने निकाला था ना, वी हमारे पास आया था 8t पावर 3 अपॉन 2 ओवर 3। velocity is equals to 8 upon 3 to the power t whole power 3 upon 2. To find the value of, to find the expression for distance, we need to first integrate the expression for velocity here. So it will be equals to displacement is equals to 8 divided by 3. The integral of t, it will be 3 upon 2 plus 1, it is equals to 5 upon 2. So t to the power 5 upon 2 and 5 upon 2 and then plus d, because we had taken c in the previous part, right? So that leads to 2 8s are 16, 3 5s are 15, t to the power 5 over 2 plus d is equals to s, that is your distance. So when t is equals to 0, at t equals to 0 s will be 0. So at t equals to 0 s is equals to 0, which implies that d equals to 0. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनिशियल कंडीशन पे आपको ऐसा सच नहीं कहा हुआ कि जब टाइम ज़ीरो था या टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था उस वक्त जो है वो पार्टिकल अवे था, इसलिए हमारे पास ज़ीरो है। सो यू गॉट द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ इक्वल्स टू 16 over 15 to the power t whole power 5 over 2. That is your distance expression, right? Now in the given condition it says that you need to find the value of t at which s and v are equal. So the expression for s we have it 16 over 15 times t to the power 5 over 2 is equals to v is what, 8 over 3 t to the power 3 divided by 2. Alright, first we can simplify it a little bit. 8 1s are 8, 8 2s are 16 and 3 1s are 3 and 3 5s are 15. After cross multiplication you get 2t power 5 over 2 is equals to 5t power 3 over 2.
2t power 5 over 2 minus 5t power 3 over 2 is equals to 0. You can take common here, right? So 5 over 2 is 2.5 and 3 over 2 is 1.5. So the shortest power is 3 over 2. We had taken common this power. The leftover part is 2t minus 5 equals to 0. Alright. So you got the bracket sign. So you can say that t power 3 over 2 equals to 0. And you can say that 2t minus 5 equals to 0. This implies that the value for t we have it 0 and the value for t we have it 5 over 2. So when the value for time is 5 over 2, that means at this time we have distance and time both are equal, and that is your answer. The next question. A toy railway locomotive of mass 0.8 kg is towing a truck of mass 0.4 kg on a straight horizontal track at a constant speed of 2 meter per second. There is a constant resistive force of magnitude 0.2 Newton on the locomotive but no resistance force on the truck. There is a light rigid horizontal coupling connecting the locomotive and the truck. State the tension in the coupling. Alright, let me first draw this a little bit. तो हमारे पास क्या है, अ टॉय रेलवे लोकोमोटिव ऑफ मास 0.8 इज टोइंग अ ट्रक ऑफ मास 0.4. तो मेरे पास ये एक रेलवे लोकोमोटिव आ गई, ठीक है, जो कि टो कर रही है एक ट्रक को. ये ट्रक आ गया, ठीक है, टो कर रही है. तो ये दोनों बीच में एक हमने कनेक्शन कर दिया, ठीक है. अब मेरे पास जो मास है लोकोमोटिव का दैट इज 0.8 एंड दिस पार्ट इज 0.4 kg. ऑलराइट, at a constant speed of 2 meter. Now that movement is 2 meters per second. Alright, fair enough. There is a constant resistive force of magnitude 0.2 Newton on the locomotive but no resistance force on the truck. So there is a constant movement of 0.2 Newton. और यहाँ कोई आपके पास फोर्स नहीं है तो मैं मेंशन भी नहीं कर रहा. There is a light rigid horizontal coupling connecting cycle. Now बेसिकली अगर ये आगे मूव कर रही होगी तो टेंशन हमारे पास इसको पीछे लेके जा रही होगी, राइट. दैट इज योर टेंशन एंड दैट इज योर फोर्स जो कि आगे लेके जा रही है इसको. अगर मैं कंसीडर करूँ सिर्फ और सिर्फ ये ट्रक वाले पार्ट को, ठीक है ना, आपका ट्रक वाला पार्ट ये बना हुआ है जिसका वेट है 0.4. इसको एक टेंशन ले रही है, आगे लेके जा रही है, ठीक है, बिल्कुल लेके जा रही है भाई. लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, क्या इस पर कोई रेजिस्टिव फोर्स है? कुछ भी नहीं है. मगर रेजिस्टिव फोर्स तो खाली हमारे पास लोकोमोटिव पे एक्ट कर रही है. इसका मतलब है कि जहाँ पर जो फोर्स है दैट इज 0 न्यूटन. तो इसको तो टेंशन जो होगी बेसिकली द बोथ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल. तो फॉर द फर्स्ट पार्ट यू गॉट टेंशन इज इक्वल्स टू 0 न्यूटन, क्योंकि कोई फोर्स इसको रेजिस्ट नहीं कर रही होगी तो यहाँ पर कोई एज सच टेंशन क्रिएट ही नहीं हो रही होगी. ऑलराइट, फॉर द फर्स्ट पार्ट द टेंशन इज 0 न्यूटन. After that, find the power produced by the locomotive engine. All right. For power part उसने आपको velocity दी थी, right? अब यहाँ पर अगर मैं आऊँ इसके ऊपर जो आपकी लोकोमोटिव है उसका आपको वेट तो पता है, सॉरी मास पता है आपको 0.8 kg है, ठीक है, और इस पर एक ड्राइविंग फोर्स लग रही होगी. अब वो ड्राइविंग फोर्स उनके मूवमेंट है तो वो ड्राइविंग फोर्स हमारी बैलेंस कर रही होगी रेजिस्टेंस को. तो अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ पावर इज ड्राइविंग फोर्स टाइम्स वेलोसिटी, तो यहाँ जो ड्राइविंग फोर्स होगी मेरी दैट मस्ट बी इक्वल टू 0.2 एंड टाइम्स वेलोसिटी इज व्हाट 2. सो द पावर इज 0.4 watt. Simple one. After that, the power produced by the locomotive engine is now changed to 1.2 watt. अब आपकी पावर हो गई चेंज. Find the magnitude of tension. एक आपको चाहिए magnitude of tension in the coupling and the extent that the locomotive begins to accelerate. Alright. अब यहाँ पर क्या हुआ, पावर चेंज हुई. उस पावर से पहले मैं निकालता हूँ मेरी ड्राइविंग फोर्स क्या होगी. सो पावर इज इक्वल्स टू एफ इन टू वी, फॉर्मूला हमें पता है. पावर इज 1.2, वेलोसिटी इज 2, दैट इज इक्वल्स टू एफ. तो मेरे पास एफ आ जाएगा 0.6 न्यूटन. ये मेरी आ गई फोर्स, ठीक है. अब ये फोर्स आगे लेके जा रही है किसको, आपके लोकोमोटिव को. ये आगे जा रही है ड्राइविंग फोर्स 0.6 न्यूटन से. रेजिस्टेंस फोर्स क्या थी हमारे पास, रेजिस्टेंस फोर्स थी हमारे पास 0.2, क्योंकि कांस्टेंट रेजिस्टेंस फोर्स है तो आपकी रेजिस्टेंस फोर्स लग रही होगी 0.2. ये रेजिस्टेंस फोर्स है, ठीक है. तो अब आपने अप्लाई करना है यहाँ पर न्यूटन का सेकंड लॉ वाला, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू एम ए. तो जो आपको आगे लेके जा रहा है दैट इज 0.6, जो रेजिस्ट कर रहा है वो है 0.2. ये तो आ गया फोर्स. मास, अच्छा ये जो 0.6 है ये खाली लोकोमोटिव को तो पुल नहीं कर रहा होगा, पूरे सिस्टम को कर रहा होगा.
तो यहाँ पर आएगा दोनों का मास, दैट इज़ 0.8 था और दूसरा मेरे पास था 0.8 एंड 0.4, दूसरा आ गया मेरे पास 0.4, और यहाँ से मैं निकाल लूँगा इस एक्सेलरेशन की वैल्यू। सो 0.6 माइनस 0.2 इट्स 0.4 डिवाइडेड बाय 0.8 और 1.4 हो जाएगा 1.2। तो आपके पास यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो आ गई आपकी एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। अब उसने आपसे कहा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन। अब जो आपका ट्रक है, जो आपका ट्रक था उस पर हमारे पास एक टेंशन जा रही होगी और एक उसके ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस फोर्स चल रही होगी, पर उसकी कोई रेजिस्टेंस तो अप्लाई नहीं हो रही थी, खाली टेंशन थी, ठीक है बेटा, ये डिस्कस हुआ हुआ था, और इसका मास था हमारे पास 0.4 kg। तो अब हम अप्लाई करेंगे दोबारा F इज इक्वल्स टू ma, तो ये हो जाएगा t माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0.4 और एक्सेलरेशन हमारे पास आ चुकी है 0.3। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 0.33 टाइम्स 0.4 is equals to 0.133. So the tension is equals to 0.133 Newton, and that is your final answer. आई होप आपको समझ में आया होगा, 5 मार्क्स के हिसाब से काफ़ी आसान वर्किंग थी। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। Question number 5. The diagram shows a block D of mass 100 kg supported by two sloping struts AD and BD, each attached at an angle of 45 to fix point A and B respectively on a horizontal floor. The block is also held in place by a vertical rope CD attached to a fixed point C on a horizontal ceiling. The tension in the rope CD is 500 Newton and the block rests in equilibrium. Alright. Find the magnitude of the force in each of the struts AD and BD. तो क्योंकि आपका जो पूरा सिस्टम है ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, तो हम सारी फोर्स की रिजॉल्व को, फोर्स के कंपोनेंट को हम रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टेंशन दी हुई है, दैट इज़ 500 न्यूटन, मास है 100 kg, तो इसका जो वेट होगा दैट विल बी 100 इंटू 10 लीड्स टू 1000 न्यूटन, ये आ जाएगा इसका वेट। अच्छा जी, ये स्ट्रट जो है आपके पास, ये AD और BD मेंशन है, इसके हमारे पास एंगल्स भी हैं। टेंशन इन द रोप आपके पास आ चुकी है। अब टेंशन को जो बैलेंस कर रहा होगा वो आपका वेट होगा। यहाँ पर फोर्स के कंपोनेंट्स को ब्रेक करूँ तो लेट सपोज मैं कहता हूँ कि जहाँ एक कंपोनेंट होगा फोर्स का, ठीक है ना, ये आएगा मेरे पास FA, ठीक है, और यहाँ पर एक कंपोनेंट होगा, उसको मैं कह दूँगा ये आएगा मेरे पास FB। और अगर मैं इनके कंपोनेंट्स को ब्रेक करूँ, फोर्स के रिजॉल्व करूँ इनको, तो मुझे ये समझ में आएगा कि ये तो कंपोनेंट होगा दैट विल बी FA cos 45, ठीक है, और वो आएगा मेरे पास B का, दैट लीड्स टू FB cos 45, लेकिन ये चूँकि नेगेटिव में होगा मेरे पास डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। और इसी तरह इनके हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट्स ही बन रहे होंगे, तो वर्टिकल कंपोनेंट मेरे पास यहाँ पर इसके आ रहे होंगे, एक आ रहा होगा इसका जो आएगा, मैं ऐसे बना रहा हूँ यहाँ पर, इसका जो कंपोनेंट आ रहा होगा दैट विल बी FA sin 45, ठीक है, और उसका आ रहा होगा FB sin 45। अब ये सारे फोर्सेस को अगर हम रिजॉल्व करने की कोशिश करें तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है मेरे पास FA cos 45 इज इक्वल्स टू FB cos 45, सही है, क्योंकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पे तो वेट एक्ट ही नहीं करेगा, तो एक बात तो बराबर हो गई दैट FA इज इक्वल्स टू FB, ये तो हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल का। अगर हम बात करें वर्टिकल की, अच्छा वर्टिकल पे कौन कौन सी फोर्सेस हैं, वर्टिकल पे आपके पास एक FA का साइन कंपोनेंट है, तो मैं कहूँगा FA साइन 45, ये मेरे पास है। दूसरा मेरे पास है FB साइन 45। तीसरा मेरे पास जो है वो टेंशन है, वो कितनी है ऊपर, वो भी ऊपर है 500, डायरेक्शन उसकी भी ऊपर है, और वेट जो है वो नीचे है, तो मैं इसको इक्वेट कर दूंगा किसके, वेट के, दैट लीड्स टू 1000 न्यूटन। अब ये हम बात कर चुके हैं दैट FA एंड FB आर इक्वल, तो मेरे पास एक ही अननोन है, तो मैं इसको ये कह सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ FA साइन 45 इज इक्वल्स टू 1000। ऑलराइट, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो 1000 डिवाइडेड बाई 2 500 हो जाएगा, and 500 divided by sine 45 is equals to 707.1. So FA is equals to 707.1.
पर मैंने इसको 500 को माइनस करना ही भूल गया यहाँ पर, तो 1 मिनट रुकिए। ये हुआ, ठीक है ना। अब ये 500 वहाँ जाएगा, माइनस भी तो होगा, तो माइनस आएगा 500, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा मेरे पास 500 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू एफ ए साइन 45। ऑलराइट, तो 500 अपॉन 2 इट्स 250, तो 250 डिवाइडेड बाय साइन 45, that is equals to 353.5. So FA is equals to 353.5 न्यूटन, और ये बराबर है FB के, क्योंकि दोनों फोर्सेस हमारे पास बराबर है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, फोर्स इन ईच ऑफ द स्ट्रेट्स AD एंड BD, ये आपका आंसर आ गया। ऑलराइट, और horizontal force of magnitude F Newton is applied to the block in a direction parallel to AB. Find the value of F for which the magnitude of the force in the strut AD is 0. अब क्या हुआ, एक फोर्स आपने अप्लाई कर रहे हैं, एक और F न्यूटन, जो कि पैरेलल ब्लॉक के इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू AB। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एक फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स है, जो कि ब्लॉक पे अप्लाई हुई है और वो पैरेलल है AB के, ठीक है ना। इस फोर्स के अप्लाई होने से हुआ क्या, इम्पैक्ट क्या हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ F, वो फोर्स का आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन द स्ट्रट AD इज 0, जिसकी वजह से स्ट्रट AD की जो फोर्स थी वो आपकी 0 हो गई। इसके आ जाने से इम्पैक्ट क्या हुआ, उसने कहा भाई FA तो 0 हो गया, तो मैंने तो कहा भाई FA 0 हो गया, तो इसको तो मैं हटा ही दूंगा, मतलब इसका FA का अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों 0 हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं इसका पार्ट भी बार बार स्क्रॉल डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्ट बी की वर्किंग यही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ, अगर मैं बात करूँ हॉरिजॉन्टल पे, अब याद रखिएगा कि हमारे पास FA वाला कोई कंपोनेंट नहीं है, ठीक है ना। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल पे क्या होगा, एक साइड पर F लग रही होगी और दूसरी साइड पर हमारे पास लग रही होगी FB cos 45, ये होगा हॉरिजॉन्टल पे। सही है, सिंपल। अब ज़्यादा जो इम्पैक्ट आएगा ना हमारे पास, वो आएगा वर्टिकल पर। ऐसा क्यों होगा, बहुत सिंपल सी बात है। जब FA था तो हमारे पास FA का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी था, जब FA 0 हो गया था अब उसका वर्टिकल कंपोनेंट तो ख़त्म हो गया। तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास कौन कौन से हुए, 500 हुआ, इसका मास हुआ, और हमारे पास FB का साइन कंपोनेंट होगा अब वर्टिकल में। तो अब मैं यूँ कह सकता हूँ, वर्टिकल पे क्या आएगा, 500 प्लस FB साइन 45, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे 1000 के। 500 जाके माइनस हुआ तो FB साइन 45 इज इक्वल्स टू 500 हो जाएगा। और अब मैं सिंपल 500 को डिवाइड कर दूंगा, सो 500 डिवाइडेड बाय साइन 45, तो मेरे पास यहाँ से FB की फोर्स आ रहेगी 707। ऑलराइट, ये मेरे पास FB की फोर्स आ गई। उस FB की फोर्स को अब मैं क्या करूँगा, अब सिंपल मैं इस इक्वेशन में यूज़ कर लूँगा। So it's F is equals to FB is what, 707 and cos 45। तो इसी फोर्स को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा cos 45 के साथ, तो मेरे पास वो फोर्स आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपने FA वाली फोर्स हटाई थी, तो उसको हटा के आपने जो फोर्स अप्लाई करी उसका मैग्नीट्यूड था 500 न्यूटन। यही फाइंड करने को कहा था इसमें आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये आपको फाइंड करने को कहा था। तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा F इज इक्वल्स टू 500 न्यूटन, और इसकी मैंने वर्किंग ऊपर करके आपको दिखा दी है। गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A block of mass, a block B of mass 2 kg lie on a rough inclined plane sloping at 30 degree to the horizontal. A light rope inclined at an angle of 20 degree above a line of greatest slope is attached to B. The tension in the rope is T Newton. There is a friction force of F Newton acting on B. The coefficient of friction between B and the plane mu, the coefficient is it is given that the friction force is 5 and the acceleration of B up the plane is 1.2. Find the value of T. So it's very simple. First we need to apply the second law of motion, that is equals to F is equals to ma, right? अब F में क्या आएगा, F is your resultant or you can say the difference। तो मेरे पास जो टेंशन होगी, टेंशन का कंपोनेंट कौन सा बन रहा होगा, टेंशन का एक कंपोनेंट होगा T sin 20 जो सामने वाला होगा, और एक जो साथ होगा वो होगा T cos 20। इसी तरह मेरे पास वेट के कंपोनेंट्स बन रहे होंगे, ये मेरा बॉडी का वेट आ रहा होगा, ठीक है ना, और वेट के भी लाजमी हमारे पास दो कंपोनेंट आ रहे होंगे। एंगल यहाँ पर आ गया मेरे पास 30, सो दैट इज वेट क्या होगा मेरे पास 2 का मतलब 20, सो दैट इज 20 cos
30 and 20 sin 30. ऑलराइट, तो अगर मैं F इज इक्वल्स टू एम ए करूँ तो जो राइट साइड पे फोर्स लेके जा रही होगी दैट इज टी कॉस 20, और जो लेफ्ट पे आ रही है मेरे पास वो एक फ्रिक्शन है दैट इज 5, और दूसरी मेरे पास है 20 साइन 30, एंड इट इज इक्वल्स टू एम ए, द वैल्यू फॉर एम इज 2 एंड ए इज 1.2. तो अब हमने इसको सॉल्व करना है बेटा, इट्स वेरी सिंपल. सो इट विल बी 2 इंटू 1.2, माइनस 5 आ आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 20 टाइम्स साइन 30, और एंड पे ये डिवाइड हो जाएगा किससे, cos 20 से. तो ये हमने पूरा सॉल्व करके आ गया हमारे पास 18.516 है, तो 18.52 न्यूटन. ये आ गई आपके पास पहले पार्ट में टेंशन. मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू. अच्छा जी, म्यू कैसे निकालेंगे हम, आ गई आपकी रिएक्शन फोर्स. अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास दो कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि अपवर्ड एक्ट कर रहे हैं, और एक कंपोनेंट ऐसा है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है ना. तो ये मेरा रिएक्शन फोर्स बनेगा. तो मैं ये कह सकता हूँ दैट आर प्लस टी साइन 20, दोनों अपवर्ड है, इज इक्वल्स टू 20 कॉस 30. तो यहाँ से मेरे पास रिएक्शन फोर्स आ जाएगा 20 cos 30 माइनस टी. टी इज़ वॉट, टी इज़ 18.52 एंड साइन 20. तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर. 20 मल्टीप्लाई बाय cos 30, ये आ गया, इसमें आपको माइनस करना, माइनस 18.52 मल्टीप्लाई बाय साइन 20. ऑलराइट, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10.986. रिएक्शन फोर्स आ गई 10.986. ये मैंने सारी वर्किंग यहीं पे कर ली, इसको मैं एज इट इज़ यूज़ करूँगा 10.986 को यहाँ पर. रिएक्शन फोर्स इज 10.986. ऑलराइट, तो अब आपने सिंपल डिवाइड करना है, तो 5 डिवाइडेड बाय 10.986, आंसर इज 0.455. तो द वैल्यू फॉर म्यू इज 0.455. Alright, moving towards the next question. Next part, it says, it is given that instead mu is 0.8 and t is 15. Determine whether B will move up the plane. Alright, तो आपके पास टेंशन और आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो मॉडिफाई हो चुका है. फर्स्ट इसको हम देखते हैं अपने डायग्राम में. अच्छा जी, अब मैं सी की वर्किंग यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ. क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपकी टेंशन मॉडिफाई हो चुकी है, और वैल्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 1 मिनट, ताकि बार बार मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े. टी इज़ 15 एंड म्यू इज़ 0.8. ऑलराइट, टी इज़ 15 एंड म्यू इज़ 0.8. ये मेरे पास आ गया मॉडिफिकेशन. क्वेश्चन ये कह रहा है कि यार अब ये आपका जो ऑब्जेक्ट है बी का, ये डाउनवर्ड मूव करेगा या अपवर्ड, ये आपको मालूम करना है. तो अगर मैं बी को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करूँ तो मेरे पास बी पर जो फोर्सेस आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, उसको मुझे यहाँ मार्क आउट करना पड़ेगा, ठीक है. अच्छा जी, बी को जो टेंशन आगे लेके जाएगी, ये कंपोनेंट क्या होगा हमारे पास, ये आएगा टी कॉस 20. ऑलराइट, और यहाँ पर जो इसकी फ्रिक्शन फोर्स है वो यहाँ पर इसको एसेट कर रही होगी. इसके अलावा मेरे पास ऑब्जेक्ट बी का वेट का भी कंपोनेंट आएगा, और वेट का कंपोनेंट जो उसको नीचे जाके लेके जा रहा होगा, ये कंपोनेंट होगा मेरे पास 20 साइन 30. ऑलराइट, ये कंपोनेंट होगा जो नीचे लेके जा रहा होगा, और इसके अलावा एक फोर्स जो कि रिएक्शन की फोर्स होगी, और इसको बैलेंस कर रहा होगा 20 cos 30. अब हम निकालते हैं कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट की मूवमेंट कहाँ होगी, ठीक है ना. तो मेरे पास जो फॉरवर्ड फोर्स है, फॉरवर्ड फोर्स कौन सी है मेरे पास, फॉरवर्ड तो एक ही है मेरे पास, दैट इज टी कॉस 20. ऑलराइट, टी कॉस 20 की अगर हम वर्किंग करें तो मेरे पास टी की वैल्यू आ चुकी है, इट्स 15 कॉस 20. तो 15 कॉस 20 निकाल लें आप, कॉस 20 एंड टाइम्स 15. तो आपके पास जो फॉरवर्ड फोर्स आ रही है इस वक्त, दैट इज़ 14.1 न्यूटन. ये आपके पास आ गया पहले का आंसर. ये वो फोर्स है जिसको हम टेंशन कह सकते हैं बेसिकली, जो इसको आगे लेके जा रही है. तो मैं इसको F नहीं कह रहा हूँ कि F तो फ्रिक्शन को कहा हुआ है इसने, तो मैं इसको F फॉरवर्ड कह देता हूँ. सही है, F फॉरवर्ड कह देता हूँ ताकि मेरे पास सेम सिंबल ना हो. ये वो फोर्स है जो आगे लेके जा रही है. अब जो बैक पे लेके जा रही है फोर्स, वो कौन सी है आपके पास, इस फोर्स में आपके पास एक फ्रिक्शन की फोर्स होगी और एक आपका वेट का कंपोनेंट होगा, दैट इज़ 20 साइन 30. ऑलराइट,
अब फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स आर प्लस 20 साइन 30 का आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपके पास 10। अब ये म्यू म्यू आपको दिया हुआ है, इट्स 0.8। आर क्या हो जाएगा, आर विल बी द रिएक्शन फोर्स ना। आर आपके पास क्या हो जाएगा, अगर मैं आर की इक्वेशन बनाऊँ यहाँ पर, तो आर कुछ ऐसे आएगा मेरे पास, आर प्लस टी कॉस 20, दोनों अपवर्ड है, इज इक्वल्स टू 20 कॉस 30, ये डाउनवर्ड आ रहा है। तो आर मेरे पास आ जाएगा 20 कॉस 30 माइनस टी क्या है मेरे पास 15 कॉस 20, ये मेरे पास आर आ जाएगा एंड देन प्लस 10। राइट, वो अपनी जगह एज इट इज चल रहा है। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज़ 20 कॉस 30, 20 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30, इसमें से आपने माइनस करना है 15 मल्टीप्लाई बाय कॉस 20। ऑलराइट, तो ये माइनस करने के बाद आंसर आ रहा है 3.2, उसको मल्टीप्लाई किया 0.8 से आपने, और उसमें आपने ऐड कर दिया 10, तो ये फोर्स आ गई 12.58। यहाँ पर हमने t का ले लिया cos ना, जबकि r पे तो t साइन होगा, क्योंकि हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो तो साइन 20 होगा, यहाँ पर आएगा साइन 20, तो मैं इसको मॉडिफाई कर दूँ, यहाँ पर भी 20 cos और यहाँ 15 साइन 20 आएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बेटा ये वर्टिकल है, वर्टिकल ऐसे ऐड कर रहा होगा वो साइन कंपोनेंट होगा, ठीक है, इसलिए। तो अब ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा मॉडिफाई, लेट मी अगेन सॉल्व इट। तो ये आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय साइन 20, ऑलराइट। इसको आपने माइनस किया 20 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30, और इसमें से आपने माइनस करना है अपने आंसर को जो आया था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 0.8 से एंड देन ऐड 10 इनटू इट, तो ये आ जाएगा 19.75, ऑलराइट, 19.75 न्यूटन। अब ज़रा देखिए हो क्या रहा है, अगर मैं ये ऑब्जेक्ट बी बनाऊं, तो ऑब्जेक्ट बी पर कहानी कुछ ऐसे चल रही है कि जो फोर्स नीचे लेकर आना चाह रही है वो है 19.75, और जो फोर्स ऊपर लेके जा रही है वो आ रही है 14.1 न्यूटन। इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑब्जेक्ट कभी भी ऊपर मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फॉरवर्ड फोर्स है वो आपकी लेस देन है इसकी फ्रिक्शन फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट बी विल नॉट मूव अप, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। डायग्राम शोज अ स्मूथ ट्रैक which lies in a vertical plane. The section AB is a quarter circle of radius 1.8 meter with center O. The section B and C is horizontal straight line of length 7 meter, and OB is perpendicular to BC. The section CFE, a straight line inclined at an angle of theta above the horizontal. A particle of mass 0.5 kg is released from rest at A. तो पहले मैं एक काम करता हूँ, एक पार्टिकल यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक पार्टिकल है मेरे पास P, जिसको आपने रेस्ट से रिलीज़ किया, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई। पार्टिकल P कोलाइड विद अ पार्टिकल Q ऑफ मास 0.1 kg इज रेस्ट एट B। एक और पार्टिकल आ गया मेरे पास, दैट इज़ पार्टिकल B, जो कि B पे रेस्ट कर रहा है, और इसका आपको मास मालूम है, ठीक है ना। ये पार्टिकल B आ गया मेरे पास, अच्छा सॉरी, पार्टिकल Q है, रेस्ट एट B है, तो ये आ गया मेरे पास पार्टिकल Q। इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन, अब वो टक्कर हो गई, द स्पीड ऑफ B is 4 in the direction of BC. You should assume that P is moving horizontally when it collides with Q. Alright? Show that the speed of Q immediately after the collision is 10 meters per second. Alright. अब आप ये देखेंगे P एक हाइट पर मेंटेन है, और ये जब नीचे आएगा तो यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसकी कन्वर्ट हो रही होगी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, इट्स वेरी सिंपल, mgh। तो आपके पास मास क्या है, इसका मास है 0.5, हाइट क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स इज 10 एंड हाइट इज 1.8, सही है ना। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कन्वर्ट हो रही है हाफ एम वी स्क्वायर, मास इज 0.5 एंड इट्स वी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, so that will be equals to 20 multiply by 1.8 and root of it, that is equals to 6। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जिस स्पीड से P मूव करता हुआ आके Q को हिट करेगा वो है स्पीड आपके पास 6, ठीक है। अब हम लगाते हैं अपनी कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। तो
तो अब मैं ये कहूँगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब क्या हो रहा है भाई, p आ रहा है, p किस स्पीड से आ रहा है, मास ऑफ p मल्टीप्लाई बाय p आ रहा है 6 की स्पीड से। q इनिशियल रेस्ट पे खड़ा हुआ है तो ये 0 हो जाएगा। m1 क्या है 0.1 और आफ्टर कोलिजन द स्पीड इज़ 4, ये आपको दिया हुआ है 4, ठीक है। और ये आ गया आपके पास 0 पॉइंट कितना मास है भाई 0.1 है, और इसकी जो आपके पास स्पीड है ये आपको निकालनी है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ q। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 0.5 इंटू 6 ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 4 दैट विल बी 2 प्लस 0.1 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ q जो आपको निकालनी है। 3 माइनस 2 इट्स 1, so 1 divided by 0.1 equals to velocity of q, and velocity of q is equals to 10 meters per second। ये आपका पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर शो करना था। ऑलराइट, आफ्टर दैट अब क्या हुआ भाई, when q reaches c it collides with the particle r of mass 0.4 kg which is at rest at c। अच्छा, जब q पहुंचा c पर उसने एक और पार्टिकल को कोलाइड किया जो कि r था, जिसका मास था 0.4, जो कि रेस्ट पर है c पर। पहले मैं इस r को प्लॉट कर दूं अपने पास। r कहाँ पर है भाई, r है मेरे पास यहाँ पर, r है c पर, ठीक है ना। p ने और ये r है, ठीक है। अब हो ये रहा है कि जब उसने टक्कर मारी तो ये यहाँ से आगे बढ़ना शुरू हो गया, कौन सा पार्टिकल q, ये आपको बताया, और q ने जाके r को टक्कर मारी ऐसा बताया इसने। When q reaches c it collide with particle r of mass 0.4 kg which is at rest at c। अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 आ गई। द टू पार्टिकल्स कोएल्स, अब दोनों पार्टिकल एक साथ मूव कर रहे हैं। द कंबाइंड पार्टिकल्स कम्स इंस्टेंटेनियसली टू रेस्ट एट f। अच्छा जी, you should assume that there is no instantaneous change in speed as the combined particle leaves c nor when it passes through c again as it returns down the slope। अच्छा, वापस भी आ रहे हो। गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ सी एफ इज 0.4, ये आपको गिवन कर दिया डिस्टेंस सी एफ का 0.4 एंड यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। क्वेश्चन पर आ जाए भाई। अब यहाँ से मेरे पास सी से लेके एफ तक का डिस्टेंस आ गया, इट्स 0.4, ठीक है ना। अब मुझे फाइंड आउट करना है थीटा। अब जब ये क्यू आ रहा है, क्यू आएगा, क्यू आके इसको हिट करेगा, उस वक्त इसकी इनिशियल स्पीड मेरे पास 0 है। तो मैं पार्ट बी की वर्किंग यहीं पे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब इनिशियल मेरे पास क्या चल रहा है, इनिशियल मेरे पास चल रहा है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू, क्योंकि कोएल्स हो चुका है तो m1 प्लस m2 टाइम्स v। ऑलराइट, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर q जो है वो हिट कर रहा है किसको, r को। अच्छा भाई, अब q की जो मूवमेंट है वो हमारे पास, q का वेट क्या है, q का वेट है मेरे पास 0.1, और q की जो स्पीड है हम निकाल चुके हैं 10। q आ रहा है, उस वक्त जो r था वो रेस्ट पर है, ये रेस्ट हो गया, इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, r का आपको वेट दिया हुआ है, और वो जो वेट है मेरे पास r का इट्स 0.4। तो r का वेट आ जाएगा मेरे पास सिंपल 0.4। तो मैंने कहा m1 मेरे पास वेट ऑफ q है, दैट इज 0.1, 0.4, और यहाँ पर मुझे मिल जाएगी स्पीड, ठीक है। जब दोनों पार्टिकल मूव करें उस वक्त स्पीड क्या है, 0.1 इंटू 10 इट विल बी 1 इज इक्वल्स टू 0.5 टाइम्स v। सो 1 डिवाइडेड बाय 0.5 दैट लीड्स टू 2। तो आपके पास जो वेलोसिटी आ रही है इस वक्त इसकी, वो आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड, जब ये दोनों ऑब्जेक्ट साथ मूव कर रहे होंगे तब की है। हमें तो निकालनी है वैल्यू उसके थीटा की, ठीक है ना। अब देखिए, जब ये वापस आ रहा है, हमें स्पीड मिल चुकी है इसकी 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द फाइनल स्पीड। अब यहाँ पर देखिए पार्टिकल, सपोज करें पार्टिकल यहाँ तक गए दोनों ये, ठीक है, और अभी वापस आ रहे हैं। ऑलराइट, तो जब वापस आएंगे तो बेसिकली कन्वर्जन होगा हमारा पोटेंशियल और काइनेटिक का। तो हम ये कह सकते हैं दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहेगी हमारे पास, 1/2 एम वी स्क्वायर, एम क्या हो रहेगा मेरे पास 0.5, वी क्या हो रहेगा मेरे पास 2 का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इट्स वेरी सिंपल, मास मेरे पास सेम रहेगा 0.5, जी आ जाएगी मेरे पास 10, और हाइट, अब यहाँ जो हाइट का कंपोनेंट होगा ना दैट विल बी 0.4, और ये कंपोनेंट 0.4 का साइन कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो हाइट होगी इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 0.4 टाइम्स साइन थीटा, ये मेरे पास होगा हाइट का कंपोनेंट, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.5 से 0.5 चला गया, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 ही बचेगा यहाँ पर, ये 10 आ जाएगा इंटू 0.4 साइन थीटा। ऑलराइट,
तो ये आ रहेगा मेरे पास 2, इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। तो 0.4 हो जाएगा 2, 10 इंटू 0.4, ये तो 4 हो जाएगा। 2 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा 1/2। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट पार्ट। ट्रिकी है तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इट सेज फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम बी एट विच पी कोलाइड्स विद द कंबाइंड पार्टिकल। पहले देखिए हो क्या रहा है। पी पार्टिकल हमारा टॉप पर था, उसने आगे क्यू को हिट किया, क्यू आगे फॉरवर्ड करने लगा, फॉरवर्ड करते करते क्यू पहुंच गया आर के पास, ठीक है ना। हमें ये फाइंड करना है कि इस पूरी एक्टिविटी में पी का डिस्टेंस पॉइंट बी से कितना था, ये हमें फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करने से पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं सबकी वेलोसिटी लिखता हूँ, मुझे बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा वरना, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ पी मेरे पास की आई थिंक 4 मीटर पर सेकेंड जो हमने निकाली थी। वेलोसिटी ऑफ क्यू मेरे पास आ गई थी 10 मीटर पर सेकेंड। और जो कोयल्स होने के बाद की वेलोसिटी थी, वेलोसिटी ऑफ क्यू आर, वो मेरे पास थी 2 मीटर पर सेकेंड। ये हम ऊपर निकाल चुके हैं, ठीक है ना। अब देखें हुआ क्या। जब पी ने क्यू को हिट मारा, क्यू आगे मूव करना शुरू हो गया, क्यू आगे मूव करता गया। अब मैं ये देखूंगा कि जब क्यू आगे मूव कर रहा होगा तो पी तो यहाँ पहुँच चुका होगा ना उस वक्त, ठीक है, पी यहाँ पहुँच चुका है। क्यू मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 10 और उसने 7 मीटर कवर किया होगा, तभी तो पहुँचा वो आर के पास। तो अब हम ये देखेंगे कि क्यू को कितना टाइम लगा क्यू से पॉइंट बी से लेके आर सी तक पहुँचने के लिए। तो टाइम टेकन फॉर क्यू टू ट्रैवल कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम बी टू सी। ये हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम के, और टाइम हो जाएगा मेरे पास स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम में, तो डिस्टेंस हुआ स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है भाई, 7 मीटर का, और स्पीड कितनी है क्यू की मेरे पास 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू ने 0.7 सेकेंड यहाँ से ट्रैवल करने में लगाया होगा। अब जब क्यू यहाँ से ट्रैवल करता करता जा रहा है और यहाँ पर मेरे पास आ चुका है अब पी, ऑलराइट, अब पी है। अब पी भी तो ट्रैवल करेगा, तो अगर क्यू ने 0.7 ट्रैवल किया तो पी भी 0.7 ट्रैवल करेगा। तो अब ये मेरे पास पी का पहला डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस ऑफ पी इन फर्स्ट 0.7 सेकेंड्स। अब ये मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं कहता हूँ डिस्टेंस ऑफ 1। ये पी का पहला डिस्टेंस आ रहा है मेरे पास, ठीक है। पी की स्पीड कितनी है मेरे पास 4 है, और इसका जो टाइम आ रहा है मेरे पास इट्स 0.7। तो पी ने ट्रैवल कर लिया होगा 2.8 मीटर्स। ये पी ने पहला डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, और पी मूव करता करता सपोज करें कि पी यहाँ पर पहुँच चुका है, ऑलराइट। स्पीड तो मुझे पता है, पी तो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ट्रैवल करता करता ये 2.8 मीटर यहाँ पहुँच चुका है, क्यू ने आगे आर को हिट कर दिया। अब क्या हुआ, अब यहाँ से शुरू होगा हमारा सेकेंड केस। अब क्या हुआ, अब पहुँच गया क्यू आर के पास, ये दोनों गए पॉइंट एफ। अब देखिए सेकंड केस में क्या हुआ। अब तक हमारी कहानी कहाँ तक थी कि पी ने आगे हिट मारा क्यू को, क्यू आगे मूव कर गया, पी यहाँ पर था, ठीक है। क्यू जाके आर को टक्कर मारेगा, ये दोनों कोयल्स हो जाएंगे, और इस दौरान हमारा पी पार्टिकल, लेट सपोज कि वो यहाँ तक पहुँच चुका है, पी है, ठीक है ना, जो उसने ट्रैवल किया। क्यू का ट्रैवलिंग टाइम 0.7 था, तो पी ने उस दौरान में 2.8 मीटर ट्रैवल कर लिया था। तो ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ये जो डिस्टेंस आया ना, ये आ गया 2.8। अब टू मेरे पास, पी मेरे पास यहाँ खड़ा हुआ है। अब क्या हुआ सेकंड केस में, अब हमने ये देखना है कि जब सी और एफ, ये जब पार्टिकल ऊपर गए और वापस नीचे आए, इनको कितना टाइम लगा इस पूरी एक्टिविटी में, क्योंकि उसी टाइम पर मैं देखूंगा कि पी ने कितना मजीद ट्रैवल कर लिया होगा, ठीक है। तो हमारा भी अल्टीमेट गोल क्या है, वी आर फाइंडिंग द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग टाइम ऑफ पार्टिकल क्यू एंड आर, हम ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये हम सबको पता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड को मैं कर दूँ एवरेज स्पीड। अच्छा, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो स्पीड होंगी, एक यू होगी एक वी होगी, ठीक है। अब ये दोनों पार्टिकल मूव करेंगे, एफ पे जाएंगे और वहाँ रुकेंगे। जब रुक जाएंगे तो स्पीड 0 हो जाएगी, और फिर दोनों पार्टिकल वापस आ जाएंगे। इन दोनों की स्पीड हम निकाल चुके थे, दैट इज़ 2। तो मैं ये कह सकता हूँ इट इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाय, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है डिस्टेंस ट्रेवल किया उन्होंने 0.4, ऑलराइट।
तो यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ, तो टाइम आ जाएगा मेरे पास, ये कैंसिल हो जाएगा 2 और 2 एंड इट इज़ इक्वल्स टू 0.4। अब ये 0.4 उनको ऊपर जाने में लगा सी से एफ, और 0.4 नीचे आने में भी लगेगा। तो मेरे पास ये जो टोटल टाइम है यहाँ पर सी से एफ का, दैट विल बी 0.4 प्लस 0.4 दैट इज इक्वल्स टू 0.8 सेकेंड्स। ये वो टाइम है जो पार्टिकल को सी से एफ में लगा। अब हमने फ़ौरन ये देखना है कि यार इस 0.8 वाले टाइम में पी कितना आगे आ चुका होगा। तो हमने कहा भाई पी का डिस्टेंस क्या हो रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड कितनी चल रही है उसकी, 4 चल रही है, ये आ गया 0.8, तो 4 इंटू 0.8 दैट विल बी 3.2 मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि अब P यहाँ से मज़ीद 3.2 मीटर ट्रैवल करके यहाँ पर आ चुका है। अब P की पोजीशन है यहाँ पर, यहाँ कहीं खड़ा होगा P। ऑलराइट, टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना था, 7 में से कवर कर चुका है 3.2 एंड 2.8, तो मैं माइनस कर दूँ, 7 माइनस 3.2 माइनस 2.8, ये आ जाएगा मेरे पास 1। इसका मतलब ये हो गया कि अब तक P जो है वो 6 मीटर ट्रैवल कर चुका है और 1 मीटर उसका बाकी रह चुका है। तो ये डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में, दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर, जो हमारा लेफ्ट ओवर है। ऑलराइट, हमें क्या फाइंड करना है भाई, हमें वो फाइंड करना है जब P इन दोनों से कोलाइड होगा। किन दोनों से भाई, अब ये पार्टिकल Q और R वापस आ रहे होंगे, P आगे बढ़ रहा होगा, इनमें बीच में हो जाएगी कोलिजन। जब ये कोलिजन होगी उस वक्त हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अब हमारा थर्ड केस आएगा। अब ये हो गया हमारा लास्ट केस पर आएंगे ना हम लोग। अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब मैं इसको अलग से बना के दिखाता हूँ आपको। अब जो आपका पार्टिकल P था वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। जो आपका कोल्स पार्टिकल था, दोनों जो मिलाकर आ रहे थे वो ऐसे मूव कर रहे थे। इनकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, और ये जा रहा था पार्टिकल P हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और जो इनके बीच का डिफरेंस अब रह चुका था, डिस्टेंस हमारे पास वो रह चुका था 1 मीटर। अब हमने ये फाइंड करना है कि ये जो 1 मीटर होगा ये कितनी देर में कर लेंगे कवर। टाइम निकाल लेते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। स्पीड क्या हो जाएगी, देखें ये जा रहा है 4 की स्पीड से आगे, वो जा रहा है 2 की स्पीड से पीछे। तो स्पीड हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर 6, डिस्टेंस जल्दी कवर होगा, ठीक है। और टाइम मुझे निकालना है, तो टाइम आ जाएगा मेरे पास सिंपल 1/6 सेकेंड्स। अब मैं देखूंगा कि P इस टाइम में कितना ट्रैवल करेगा। तो डिस्टेंस ऑफ P क्या आ जाएगा मेरे पास, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड इज़ व्हाट, स्पीड इज़ 4 एंड टाइम इज़ व्हाट, इट्स 1/6। तो P मज़ीद ट्रैवल करेगा 2/3 मीटर। अब ये देखें कि P ने कितना कुछ ट्रैवल किया। P ने पहले 2.8 ट्रैवल किया, फिर P ने 3.2 ट्रैवल किया, और फिर P ने ट्रैवल किया 2/3। तो जो टोटल डिस्टेंस P ट्रैवल कर चुका है उन सबको मैंने अब ऐड करना है, क्योंकि ये सारा डिस्टेंस हमारे पास B से आ रहा है, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल। अब ये हो जाएगा 2.8 प्लस 3.2 एंड प्लस 2/3 0.66, सो दैट इज इक्वल्स टू 6.66। ये वो डिस्टेंस होगा जो P ने कवर किया होगा B आप, और ये जब इनको हिट किया होगा किसको, कोल्स पार्टिकल को। ये आपका